Hello everyone, myself Dr. Naman Gupta. I hope all of you are doing well. Now let's continue with our anemia lecture series. हमने लास्ट लेक्चर में G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस पढ़ा था. Now today we are going to study सिकल सेल एनीमिया. ओके, PDF ऑफ दिस वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जो लिंक है वहां से, तो वहां से आप इसकी PDF ले सकते हैं. तो बिफोर वी बिगिन विथ आवर टुडेज डिस्कशन, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये हमारा ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का कर्व है, ये हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के केस में किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट. तो आओ हम इसको सिंपली पढ़ लेते हैं. हम शुरू करते हैं कि वाई एक्सिस पे क्या क्राइटेरिया दे रखा है. तो वो हिमोलिसिस का परसेंटेज दिख रहा है हमको वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपको परसेंटेज ऑफ NaCl सॉल्यूशन दिख रहा है. तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये जो कर्व बन रहा है ये किस किस के बीच में बन रहा है, परसेंटेज ऑफ हिमोलिसिस और NaCl सॉल्यूशन. अब आपको ये देखना है कि ये जो आपका नॉर्मल कर्व है हिमोलिसिस का, ठीक है, नॉर्मल कर्व मैंने आपको बताया था 0.5% NaCl जब सॉल्यूशन होगा तब आपका हिमोलिसिस शुरू हो जाएगा, और जब 0.3% NaCl होगा तब आपका 100% RBC लाइसिस हो जाएगा. तो ये हमको नॉर्मल कर्व में तो दिख रहा है, ठीक है. अब हमको देखना है कि ये हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के केस में किधर जाता है. तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर 0.5% से ज्यादा भी होती है NaCl की कंसंट्रेशन, तो भी हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में जो हमारा आरबीसी है उनका लाइसिस होने लग जाता है. क्यों? क्योंकि आरबीसी ज्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं. तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 0.5 से 0.6 0.7 किस तरफ जा रहा है. तो ये आपका 0.6 0.7 इस वाले कर्व में राइट साइड जा रहा है, ठीक है. तो ये जो आपका कर्व राइट साइड में दिया हुआ है ये हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस का केस हो जाएगा. अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, हो सकता है ये 0.9 से जो है ये इस तरफ भी दिया हो, या फिर 0.1 जो है ये इस तरफ दिया हो. तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, राइट लेफ्ट में नहीं जाना है. आपको पहले ये देखना है कि किस तरफ क्या दिया हुआ है. मतलब जैसे 0.5 से राइट में क्या दिया हुआ है और लेफ्ट में क्या है. अगर राइट में 0.9 की तरफ जा रहा है तो वो हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस है, और अगर लेफ्ट में 0.9 दिया हुआ है तो जब ये लेफ्ट बना होगा तो भी वो हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस का केस होगा. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. मतलब हमको इसमें राइट और लेफ्ट ध्यान नहीं रखना है, हमको ध्यान ये रखना है कि किस तरफ कर्व शिफ्ट हो रहा है, 0.9 की तरफ हो रहा है या 0.1 की तरफ हो रहा है. नाउ लेट अस स्टडी सम पॉइंट्स अबाउट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन 4 ग्लोबिन चेन का बना होता है, इसलिए हम इसको टेट्रामर बोलते हैं. अलग अलग टाइप्स के हीमोग्लोबिन होते हैं. जो फीटस में मिलता है वो होता है फीटल हीमोग्लोबिन, वो 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स का बना होता है. एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है ये 2 तरीके का हो सकता है, HbA1 HbA2. HbA1 जो है वो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स का बना होता है, और HbA2 जो है वो 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन्स का बना होता है. इसमें ये ध्यान रखना है कि HbA1 जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू HbA2, ठीक है. अल्फा चेन का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है, और बीटा चेन का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 का होता है. Now let's start with sickle cell anemia. So sickle cell disease is caused by missense mutation at 6th position of beta globin chain of hemoglobin that lead to replacement of glutamate by valine and resulting in formation of abnormal hemoglobin known as HbS and responsible for the disease. तो क्या हुआ, सिकल सेल में हमारा मिससेंस म्यूटेशन हुआ. म्यूटेशन कौन सा है, मिससेंस, ये ध्यान रखना है. कौन सी पोजीशन पे होता है, 6th पोजीशन पे होता है. बीटा ग्लोबिन जिन पे होता है, चेन पे होता है, न कि अल्फा पे. तो बीटा पे, और कौन किसको रिप्लेस करता है, तो ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये रिप्लेस कर दिया, एक अमाइनो एसिड ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी. तो ग्लूटामेट जो है वो पोलर है, और जो वेलिन है ये नॉन पोलर है. तो जो सॉल्युबिलिटी होती है उसमें डिफरेंस आने लगता है, और सॉल्युबिलिटी गड़बड़ होगी तो फ्लो जो है वो स्लगिश हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में डिफरेंस आने लग जाएगा. स्प्लीन में फ्लो स्लगिश हो गया तो वहां पे स्प्लीनिक ट्रैपिंग होने लग जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा. ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी सॉल्युबिलिटी ऑल्टर होने की वजह से. अब एक HbSc डिजीज भी होती है, इसको भी हम देख लेते हैं. तो HbSc में क्या होता है, ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय लाइसिन, ठीक है. लाइसिन याद रखना है आपको. इसमें HbA एब्सेंट होता है, तो बचा क्या हमारे पास, HbS और HbSc, सॉरी HbS और HbC. तो आरबीसी में जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें 50% HbS होगा और 50% HbC होगा. Let's see pathogenesis of sickle cell. So it is an autosomal recessive condition. Sticky patch is present on oxygenated and deoxygenated HbS,
but sticky site only on deoxygenated HBS. So let me explain it to you. इसका मतलब ये है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। अब इसमें हमारे दो हीमोग्लोबिन हमको देखने को मिलते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के, HbA और HbS। तो HbA जो है वो तो नॉर्मल है, तो उसको तो आप छोड़ दो। अब ये HbS जो है ये ऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है और डीऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है। ऑक्सीजनेशन लंग्स में होता है तो आपको ऑक्सीजनेटेड लंग्स के आसपास मिलता है, और जब वो टिश्यू में ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड HbS हो जाता है। अब स्टिकी पैच और साइट का मतलब क्या होता है? तो जैसे समझ लीजिए आप, ये एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, और ये इसका पैच हो गया। अब ये हमने यहाँ पे बनाया स्टिकी पैच। अब इसके लिए साइट होनी चाहिए, तब जब जाके इससे अटैच होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन है और ये इस पे यहाँ आके अटैच हो जाएगा, तो ये स्टिकी साइट हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टिकी पैच का मतलब क्या है और स्टिकी साइट का मतलब क्या है। तो जो पैच जो होता है, जैसे ये जो है जो बाहर निकला हुआ है ये, तो ये जो दोनों हीमोग्लोबिन पे प्रेजेंट होगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। यहाँ हम सिर्फ HbS की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन S पे भी और डीऑक्सीजनेटेड HbS पे भी प्रेजेंट होगा। बट ये जो स्टिकी साइट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड HbS पे मिलेगी, और ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन कब होंगी? जब दोनों प्रेजेंट होगी। मतलब अगर सिर्फ ये प्रेजेंट है और ये इसकी साइट नहीं है तो हम कैसे इनको मिला पाएंगे? ये नहीं मिल पाएंगे। तो ये पैच और साइट दोनों प्रेजेंट होना चाहिए पॉलीमर बनने के लिए। मतलब ये दो तो डाइमर बनेगा, फिर ट्राइमर बनेगा, ऐसे और बहुत सारे मिल जाएंगे तो वो पॉलीमर बन जाएगा। तो वो कब होगा? जब ये पैच भी है और साइट भी है। अब ये दोनों कब होंगे? जब डीऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि साइट सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड के HbS पे होती है। तो जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ज्यादा होगा एनवायरमेंट, तब जाके आपका ये पॉलीमर बनेगा। ठीक है, मेरे को लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा है। तो जब ये पॉलीमर बन जाएगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी? क्रॉनिक हिमोलिसिस होगा, माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन होगा और टिश्यू डैमेज होने लग जाएगा। Now let's see what are the factors that affects the process of sickling. So now here we have seen that the sticky patch and sticky site are present only on HbS. So HbA and HbF, these are normal hemoglobin, so they will prevent the process of sickling. ठीक है, तो इतना तो हमने देख लिया। अब HbF जो है ये HbA से भी ज्यादा प्रिवेंट करता है सिकलिंग को। मतलब आप कह सकते हैं कि HbF की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू HbA टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ सिकलिंग, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, नाउ अदर फैक्टर्स आर MCHC, डिहाइड्रेशन एंड pH ना। अब इसमें देखते हैं हम कि कौन बढ़ता है या कौन जब कम होता है तो सिकलिंग का क्या होता है। तो अगर MCHC बढ़ेगा, मतलब अगर वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ गई है हीमोग्लोबिन की किसी भी रीजन से, तो आपका सिकलिंग की प्रोसेस बढ़ जाएगी। अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब आपके जो सेल्स हैं उनमें फिर से MCHC बढ़ गया, तो उसकी वजह से सिकलिंग बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर आपका pH कम हो गया है, अब हम देखते थे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में अगर pH कम होता था, मतलब H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो जब H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH कम होगा, तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता था। और राइटवर्ड शिफ्ट होता था उसका मतलब क्या था? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी डिक्रीज होती थी, टिश्यू में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता था। तो उसकी वजह से यहाँ जो हीमोग्लोबिन बचेगा हमारे पास, वो बचेगा डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। और अगर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बचेगा तो उस पे स्टिकी साइड भी आ जाएंगी डीऑक्सीजनेटेड HbS पे, तो हमारे सिकलिंग की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। So in short, normal hemoglobin will prevent the process of sickling, that is HbA and HbF will prevent sickling. MCHC increase, then sickling will increase, dehydration increase, sickling will increase, decrease in pH, sickling will increase. Now see what are the clinical features. So among all, most common clinical feature will be vaso-occlusive crisis or pain crisis. Now due to vessel occlusion there will be hypoxia of the affected organ, and because of hypoxia there will be infarction because oxygen demand will not be fulfilled, so there will be pain in the affected region. Okay, now because of vessel occlusion there is pain, it is known as vaso-occlusive or pain crisis.
अब ये जो वेसल का ऑक्लूजन है किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, मतलब जैसे बोन, स्प्लीन, लिवर, कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अगर ये पेनफुल बोन क्राइसिस होता है, मतलब अगर ये वेसल ऑक्लूजन बोन में होता है तो अपन इसको बोलते हैं पेनफुल बोन क्राइसिस। और ये मोस्ट कॉमनली जो होता है वो हैंड एंड फुट की फिंगर्स में होता है क्योंकि वहां पे एंड आर्टरीज होती है, इसलिए हम इसको हैंड एंड फुट सिंड्रोम भी बोल देते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब यही वेसल्स का ऑक्लूजन अगर लंग्स में होगा तो हम इसको बोलेंगे एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। इसके क्लिनिकल फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे फीवर, कफ, चेस्ट पेन, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स, जो कि हमको एक्सरे में देखने को मिलेगा। अब इसकी जो साइकिल होती है वो क्या होती है कि सबसे पहले आपका जो फ्लो होगा सिकलिंग की वजह से वो स्लगिश हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपका गैसियस एक्सचेंज हो नहीं पाएगा, तो प्रॉपर पल्मोनरी फंक्शन आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टमिक और पल्मोनरी हाइपोक्सिया हो गया, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाया हमारा। तो हाइपोक्सिया की वजह से क्या हुआ, सिकलिंग हुई और फिर से वैसे ऑक्लूजन हुआ। तो ये एक विशियस साइकिल चलती रहती है, जहाँ पे फ्लो कम हुआ, पल्मोनरी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया की वजह से वापस सिकलिंग और ऑक्लूजन, वैसे ऑक्लूजन हुआ। तो ये बार बार चलता रहता है। उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हमको क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि चेस्ट पेन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे पास अगर कोई कभी बच्चा आता है जो कि फीवर और कफ के साथ आता है तो हम बहुत ही इजीली निमोनिया की तरफ सोच लेते हैं, ठीक है। बट अगर आपको चेस्ट पेन की भी कंप्लेन वो साथ में कर रहा है तो हमें वो कंप्लेन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ये एक सिकलिंग का केस हो। Now let's move to other crisis, that is sequestration crisis. Okay, so it occur in children with intact spleen. Now what happens is there is entrapment of cells in spleen. Okay, and it leads to painful splenic enlargement. अब वहां पे जब सेल्स की ट्रैपिंग हो जाएगी तो स्लगिश फ्लो की वजह से स्प्लीन में जो आपका ब्लड पूल है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और उसकी वजह से वो मेनली आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा नहीं पाता है। तो उसकी वजह से आपको हाइपोवोलीमिया एंड शॉक देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो तीसरा क्राइसिस है वो हो जाता है आपका एप्लास्टिक क्राइसिस, जिसका मैंने आपको एक वायरस बताया था लास्ट वीडियो में। वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि वायरस कौन सा है और क्या होता है जब वायरस आपकी बॉडी में अटैक करता है। तो हमने देखा था कि जब जब भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट होगा तो सिकलिंग होगी, और सिकलिंग होगी तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया और इस्चीमिया होगा। तो ये क्रॉनिक हाइपोक्सिया भी हो सकता है, और उसकी वजह से जो इस्चीमिया होगा, तो अगर जैसे स्प्लीन जैसे ऑर्गन में इस्चीमिया हो रहा है तो आपका क्या होगा, ऑटो स्प्लीनेक्टमी हो जाएगी, मतलब आपका स्प्लीन अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा। और स्प्लीन खत्म हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब यही चीज अगर किडनी के साथ होगी, अगर किडनी को ऑक्सीजन नहीं मिला तो किडनी की ट्यूब्यूल्स डैमेज होने लग जाएंगी, तो किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन कर नहीं पाएगा, तो किडनी जो है वो यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। सो देयर विल बी इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन, सो देन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ सीरम विल बी दैट ऑफ यूरिन। Okay, now what is the most common cause of osteomyelitis in sickle cell? So this we have to remember, it is salmonella. In general, what is the most common cause of osteomyelitis? It is Staph aureus, but in case of sickle cell it is salmonella. Now what is the screening investigations? It is the HB electrophoresis. What is the confirmatory investigation? It is high performance liquid chromatography, HPLC. We do not have to go in detail of all this, we just have to remember the screening and confirmatory investigations. Now what is the treatment? In treatment we give hydroxyurea. Okay, so what are the mechanism of action of hydroxyurea? Hydroxyurea increase the HbF levels, okay, and it also decreases the inflammation. So by these two mechanism it improves the oxygen transfer. Okay, now when hydroxyurea is added with L-glutamine, okay, this amino acid we have to remember, it is L-glutamine, it decreases the pain crisis. Okay, and only name we have to remember, that is CRISPR technology is also used in sickle cell anemia. So this was all about sickle cell anemia. I hope आपको sickle cell anemia अच्छे से समझ में आ गया होगा. If you like the video, then hit the like button and subscribe to this channel. Thank you and all the best for your bright future.